था, उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था। वो आगे जाकर सैगरी से कहता है कि तुमने कहा था कि सभी को अपने हाथ बांध कर रखने हैं, फिर इसने अपने हाथ को क्यों खोल रखे हैं। सैगरी जब ये बात उस एग्जीक्यूटर से पूछती है तो वो बताता है कि ये सब बेवकूफी है, इस तरह की खतरनाक जगह पर हाथ बांधकर कौन घूम सकता है। यहाँ पर गाबीमारू भी उसकी बात से एग्री कर रहा था। अब वो एग्जीक्यूटर कहता है कि तुम हर किसी की बात मान जाती हो, तुम्हें इस जगह पर आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा तुम्ही को है। वैसे सैगरी यहाँ पर पूछती है कि आखिर वो दोनों उस एलेक्सर को ढूंढने की वजह यहाँ पर आकर इन पर अटैक क्यों कर रहे हैं। तो इस पर वो एग्जीक्यूटर बताता है कि उसने सोचा कि क्यों ना उस एलेक्सर के पीछे जाने से पहले वो बाकी क्रिमिनल को खत्म कर दे। और कैन इसीलिए ये करना चाहता था क्योंकि उसे तो सबके वेपन चाहिए, उसे वेपन कलेक्ट करने का शौक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर वो गाबीमारू पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। उसकी जो पावरफुल वेपन्स थे उनमें से उसने एक वेपन को चुन लिया था, लेकिन जैसे ही वो वेपन गाबीमारू से लगता है तो वो बुरी तरह से टूट जाता है। लेकिन तुरंत ही कैन अपना दूसरा वेपन निकालता है, मगर उसका भी यही हाल होता है। यहाँ पर सैगरी गाबीमारू से कहती है कि भले ही वो अपने रूल फॉलो ना कर रहा हो, लेकिन तुम्हें अपने रूल फॉलो करने होंगे। और फिर वो गाबीमारू से हाथ बांधने के लिए कहती है। उसकी बात मानकर वो अपने हाथ बांध लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैन अपने और भी कई सारे अटैक गाबीमारू के ऊपर करता है, लेकिन उसका कोई भी अटैक उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे थे। और अब गाबीमारू की बारी आती है। जब कैन उस पर अपने स्पीयर से अटैक कर रहा था तो गाबीमारू उसके अटैक को रोकता है, और इस वजह से जो कैन के सभी वेपन्स थे वो वहाँ हवा में गिर चुके थे। यहाँ पर गाबीमारू ने बस उसे थोड़ा सा धक्का ही दिया था, लेकिन सैगरी इस चीज से शॉक थी कि गाबीमारू ने एक ही अटैक में कैन को हरा दिया, क्योंकि इससे पहले अभी तक किसी ने कैन को हरा नहीं पाया था। लेकिन हम देखते हैं कि कैन अभी तक मरा नहीं था, वो खड़ा होता और फिर से गाबीमारू पर हमला करने लगता है। पर यहाँ पर गाबीमारू भी आगे बढ़ता और उस पर उसी के वेपन से अटैक करके उसे सच में इस बार मार देता है। और यहाँ पर कैन के साथ आया हुआ जो एग्जीक्यूटर था वो कैन की गर्दन निकाल लेता है, क्योंकि असल में उसे वापस लौटकर उन लोगों को वो दिखानी थी और बताना था कि हाँ सच में वो जिसके साथ गया था वो मारा जा चुका है। यहाँ पर वो थोड़ा खुश भी लग रहा था। वो कह रहा था कि चलो अच्छा हुआ, मैं यहाँ से जल्दी वापस चला जाऊंगा। ये चीज सैगरी को समझ नहीं आ रही थी, तो वो उसे बताता है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है, और असली खतरा तो उन्हें इन क्रिमिनल से भी है, क्योंकि कई सारे क्रिमिनल अपने एग्जीक्यूटर को मार चुके हैं। भले ही एग्जीक्यूटर कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने इस तरह की टेक्निक का यूज किया कि एग्जीक्यूटर भी कुछ कर नहीं पाए। कईयों ने तो सिर्फ स्ट्रेंथ के बल पर ही उन्हें हरा दिया, और कईयों ने कुछ गलत तरीके भी यूज किए। और यहाँ पर वो कह रहा था कि अभी तो फिर भी सिचुएशन ठीक है, कुछ टाइम बाद सिचुएशन और भी बिगड़ने वाली है, क्योंकि सभी क्रिमिनल्स वहाँ इस आइलैंड पर अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। जब वो सभी मिलेंगे तो ना जाने क्या होगा। वैसे इसके बाद अब वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर सैगरी सोच रही थी कि उसे गाबीमारू से ना जाने खतरा है या नहीं, क्योंकि अभी तक वो समझ नहीं पाई थी कि गाबीमारू के दिमाग में चल क्या रहा है। लेकिन इतने में ही गाबीमारू उस पर हमला कर देता है। ये देखकर सैगरी शॉक थी, और वो समझ चुकी थी कि यही गाबीमारू का असली नेचर है। हम देखते हैं कि यहाँ पर उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन सैगरी यहाँ पर अभी भी गाबीमारू पर सच में अटैक करने से घबरा रही थी। वैसे ऐसा उसके साथ हर किसी से फाइट करते वक्त होता था, मगर हम नोटिस करते हैं कि यही सेम चीज वहाँ पर गाबीमारू भी महसूस कर रहा था। उसे मौका मिल रहा था, लेकिन फिर भी वो ना जाने क्यों अपने अटैक्स को रोकते जा रहा था, जबकि सैगरी को हराना उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। हम देखते हैं कि यहाँ पर गाबीमारू को वही अजीब फीलिंग आ रही थी जो कि उसे अपनी वाइफ के साथ आती थी, और इसी वजह से वो उसे छोड़ना चाहता था, क्योंकि वो कमजोर नहीं पड़ना चाहता। वो यहाँ पर अपना हमला करना स्टार्ट रखता है। उसे अपने क्लेन लीडर की बात याद आती है जिसने उसे ट्रेन किया था कि वो किसी को भी खत्म कर सकता है। वो सोचता है कि मुझे फिर से ताकतवर बनना होगा, और अब वो बिना कुछ देखे अटैक करते जा रहा था। और इसी दौरान सामने सैगरी की तलवार टूट जाती है। गाबीमारू के पास अच्छा मौका था उसे खत्म करने का। उसने उसकी तलवार उसके गर्दन पर रख रखी थी, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों गाबीमारू उस पर हमला नहीं कर पा रहा था। उसके हाथ ही नहीं चल रहे थे। उसे अपनी वाइफ की शैडो दिखाई देती है जो कि उसे ऐसा करने से रोक रही थी। वो यहाँ पर रोने लगता है और कहता है कि मैं सच में कमजोर पड़ता जा रहा हूँ। लेकिन तभी सैगरी उसे बताती है कि ऐसा नहीं है, इमोशंस तुम्हें कमजोर नहीं बनाते, ये सिर्फ हमारी सोच है जो हमें ऐसा सोचने पर मजबूर करती है, जबकि इमोशंस ही तो पावर होते हैं। यहाँ पर सैगरी जो कुछ भी कह रही थी ये सब गाबीमारू की वाइफ पहले ही उसे कह चुकी थी, इस वजह से वो सिर्फ सुनता रहता है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अभी दूसरे क्रिमिनल भी वहाँ उस जंगल के अंदर आते जा रहे थे। यहाँ पर अभी हम टामिया को देखते हैं जो कि एक स्वॉर्ड्समैन है। वो और उसका जो एग्जीक्यूटर है वो वहाँ उस जंगल में अंदर बढ़ते हैं, तो सामने उन्हें बहुत सारे फूल देखते हैं।
हर तरफ सिर्फ फ्लावर्स ही फ्लावर्स थे और चारों तरफ बटरफ्लाई उड़ रही थी। कुछ देर इसी तरह से देखकर अंदर आगे बढ़ते हुए अचानक से एक बटरफ्लाई टामिया के हाथ पर बाइट कर लेती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आया था, लेकिन फिर उसे तुरंत ही याद आता है कि जिस आदमी को उसने वहाँ यमाडा क्लेन के बीच में देखा था उसकी पूरी बॉडी पर फ्लावर्स उग रहे थे। वो समझ गया था कि असल में ये उसी पॉइजनस बटरफ्लाई का काम है। वो तुरंत ही अपनी तलवार निकालता और अपना हाथ काट लेता है। ये चीज देखकर उसका एग्जीक्यूटर बहुत ज्यादा शॉक था। दूसरी तरफ हम वापस से गाबीमारू के पास आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि अभी इस वक्त उन्हें भी कुछ अजीब मॉन्स्टर्स मिले थे जिनका फेस पूरी तरह से शार्क की तरह था। गाबीमारू तुरंत अपना मास्क लगाता और उनसे फाइट करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर वो सैगरी से कहता है कि तुम बस थोड़ा पीछे रहकर खड़ी रहो और ध्यान रखना कि तुम पर कोई अटैक ना करे। मगर सैगरी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि गाबीमारू अकेले ही इतने सारे मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आगे बढ़ चुका था और अब सैगरी ध्यान नहीं देती। इस वजह से एक मॉन्स्टर उस पर अटैक करने वाला था, लेकिन गाबीमारू वहाँ अपनी फाइट पूरी करते हुए यहाँ पर आकर सैगरी को भी बचा लेता है। लेकिन अब देखते ही देखते वहाँ पर और भी कई सारे मॉन्स्टर्स आने लगे थे, पर तभी वहाँ पर कुछ क्रिमिनल्स और उनके एग्जीक्यूटर वहाँ पर आ जाते हैं और उन्होंने भी यहाँ पर फाइट करके गाबीमारू और सैगरी को बचा लिया था। बाद में वो दोनों उनके साथ टीम अप कर लेते हैं, जहाँ पर उन सभी क्रिमिनल्स और एग्जीक्यूटर में से एक लड़की जिसका नाम यजुरिया है वो गाबीमारू को यहाँ के सभी मॉन्स्टर्स के बारे में कुछ कुछ बताती है। मतलब वो लोग जब यहाँ आ रहे थे तो उन्हें भी इस तरह के खतरनाक मॉन्स्टर्स मिले थे। वैसे वो लोग इम्प्रेस थे कि गाबीमारू ने अकेले ही इतने सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया। हम देखते हैं कि यहाँ पर अचानक से एक इंसेक्ट सैगरी को काट लेता है, जिस वजह से वो बेहोश हो चुकी थी और अभी उसे पास की एक गुफा में रेस्ट करने के लिए सुला दिया जाता है। यहाँ से सीन चेंज होकर दूसरी तरफ आता है। असल में ये उसी आइलैंड का दूसरा कोना था, जहाँ पर हम देखते हैं कि और भी कुछ क्रिमिनल्स और उनके एग्जीक्यूटर साथ मिलकर फाइट कर रहे थे। इसके बाद हम वापस से सैगरी के पास आते हैं, जिसे अब होश आ चुका था। जब वो उस गुफा से बाहर निकलकर देखती है तो वहाँ पर गाबीमारू सभी के लिए खाना बना रहा था, मगर यहाँ पर उन्हें इंग्रेडिएंट्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि उनके पास इतना खाना ही नहीं है कि वो नॉर्मली उस खाने के दम पर यहाँ जितने भी दिन रुकने वाले हैं इतने दिन गुजार सके। उन्हें सिर्फ 3 दिन का खाना दिया गया था, जबकि एलेक्जेर को ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा। तो अब यहाँ पर गाबीमारू को पता चलता है कि जो लोगों की बॉडी पर चीजें उग रही है उनमें कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, मगर अब वो लोग उन्हें तो खा नहीं सकते थे। ये लोग कहते हैं कि हमने जिन मॉन्स्टर्स को मारा है उनकी हाफ बॉडी एनिमल की थी, तो वो भी हमारे काम आ सकती है। अभी रात का टाइम था और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक एग्जीक्यूटर यहाँ पर सैगरी से बात करने के लिए आया था। वो उससे कहता है कि उसे इस आइलैंड से वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि ये आइलैंड बहुत खतरनाक है और एक लड़की को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। लेकिन सैगरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, जबकि सैगरी तो स्ट्रांग है। मगर उसका सिर्फ यही मतलब था कि सैगरी कुछ नहीं कर सकती, उसे यहाँ से जाकर क्लेन को संभालना चाहिए और घर का काम करना चाहिए। अब तभी वहाँ पर एक और एग्जीक्यूटर आता है, जिसके बाद ये पहला वाला एग्जीक्यूटर वहाँ से चला गया था और वो दूसरा एग्जीक्यूटर वहाँ पर आकर सैगरी को समझाता है कि गाबीमारू के लिए तुम्हारे मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है और सेम गाबीमारू भी वैसा ही है। तो अगर कभी ऐसा सिचुएशन बने कि वो अपना कंट्रोल खो दे तो फिर तुम्हें उसे खत्म कर देना चाहिए, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो। अब यहाँ से सीन एक बार फिर से चेंज होता और हम आ चुके थे वही उस समुद्र में, जहाँ पर एक नाव अभी उस आइलैंड से होते हुए गुजर रही थी। असल में ये भी एक क्रिमिनल और एक एग्जीक्यूटर की थी। यहाँ इस नाव में टेन और नूरगाई नाम का एक एग्जीक्यूटर और क्रिमिनल बैठे हुए थे। हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ से भागने के बारे में सोच रहे थे क्योंकि लाइफ बचानी थी, लेकिन तभी उनके ऊपर किसी तरह का एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर हमला कर देता है। यहाँ पर टेन जो एक एग्जीक्यूटर है वो खुद भी यहाँ पर लड़ता है। वो खुद को और नूरगाई को बचाने के लिए लड़ रहा था और फाइनली वो उस मॉन्स्टर को हरा देता है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी और उन्हें ना चाहते हुए भी उस आइलैंड पर उन्हें आना पड़ता है और अब वो वहाँ से भाग नहीं सकते थे, इसीलिए उनकी लास्ट होप थी वो एलेक्जर ऑफ लाइफ। वैसे यहाँ पर टेन को पता चलता है कि जो नूरगाई है वो असल में लड़की है। उसके बाद ये सीन चेंज होता और हम वापस आ जाते हैं गाबीमारू और सैगरी के पास। वो यहाँ पर बैठकर बात कर रहे थे। वैसे बाद में अगले सीन में हम देखते हैं कि वो जो मास्टर थे जिन्होंने कहा था कि सैगरी को वापस लौट जाना चाहिए, वो यहाँ पर अभी सैगरी से बात कर रहे थे। इस दौरान उन पर कोई हमला कर देता है, उन्हें बहुत खतरनाक चोट लगती है। यह अटैक जिसने किया था वो एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल था और लोग इसे जॉइंट कहकर बुलाते थे। इसने पहले ही अपने एग्जीक्यूटर को मार दिया था। इसके बारे में कहा जाता है कि ये बचपन से ही इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसकी बॉडी बचपन में ही जॉइंट की तरह बड़ी हो गई थी और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्ड बन गई थी। अब यहाँ पर वो जॉइंट सैगरी पर भी हमला करने वाला था, लेकिन इस दौरान गाबीमारू वहाँ पर आ जाता और उसे लात मारते हुए बहुत ही दूर फेंक देता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर सैगरी उस सीनियर एग्जीक्यूटर की चोट पर कपड़ा बांध रही थी, लेकिन उसे इतनी चोट लग गई थी कि उसका ब्लड रुक ही नहीं रहा था और वो जानता था कि वो बच नहीं सकता। इसीलिए वो अपनी तलवार सैगरी को देते हुए कहता है कि तुम इसे रखो और तुम्हें बहुत हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी। मुझे माफ करना, मैंने तुमसे ऐसा कहा था कि वापस लौट जाओ, लेकिन मैंने बस तुम्हारी सेफ्टी के लिए कहा था। इस तरह हम देखते हैं कि
गाबीमारू उस जाइंट पर फिर से अटैक कर रहा था, तो वो देखता है कि उसके अटैक्स काम तो कर रहे हैं और वो जाइंट दूर भी फेंका रहा था, लेकिन जाइंट की बॉडी पर कोई असर नहीं हो रहा था क्योंकि उसकी बॉडी भी बिल्कुल गाबीमारू की बॉडी की तरह बहुत ही